हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम आपके 4 फरवरी को होने वाली है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपन सॉल्व कर रहे थे। तो जो RSSB बोर्ड है उसके द्वारा जो 2013 के अंतर्गत जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उस पेपर को अपन सोल्व करेंगे। ये मार्च जो 2015 के अंतर्गत दोबारा एग्जाम हुई थी ना, 15 यानी कि 13 के अंतर्गत आपकी आई थी और 15 के अंतर्गत आपका एग्जाम हुआ था। ये पेपर RSSB बोर्ड का है ना, RSSB बोर्ड का है। तो चलिए अपन विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आपको इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि मार्च 2015 के अंतर्गत आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, भूतानाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो RSSB बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग ही ये आंसर बताए जाएंगे आपको। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि हाँ कि क्या है क्या नहीं है। तो अपन बात करेंगे कि आज के फर्स्ट क्वेश्चन को, भूतानाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कहाँ पे आपके भूतानाड़ी राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है, मसाला उत्पादन से है, सरसों से है या मत्स्य उत्पादन से है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि कल भी अपन ने पेपर सोल्व किया था तो उसके अंतर्गत भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी क्रांति से कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सी क्रांति से कौन सा उत्पादन सम्मिलित है। तो अब बात करेंगे अपन की, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने 3 पेपर सोल्व किए, तीनों के अंतर्गत ये रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बात करें कि सुनहरी क्रांति है वो बागवानी से हो जाती है। आपके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन होती है वो आपकी जो आपके बागवानी या हॉर्टिकल्चर से रिगार्डिंग जो पोमोलॉजी होती है उसके अंतर्गत मानी जाती है। जो फल उत्पादन होता है वो सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है। तो जो अरावली प्रदेश है आपका, तो उसका जो राजस्थान में किस जिले में प्रसार नहीं है। तो सिरोही में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, अजमेर के अंतर्गत नहीं है। तो आई होप इस चीज़ का तो आपको पता ही होगा कि आपके सिरोही के अंतर्गत से स्टार्ट हो जाती है और आपके अजमेर के अंतर्गत जो मिड वाला है अरावली का क्षेत्र वहाँ पे भी है और उदयपुर के अंतर्गत भी सर्वाधिक अरावली का क्षेत्र माना जाता है। तो अपन बात करेंगे इसका राइट आंसर की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि आपके राजस्थान के अंतर्गत जो झालावाड़ है वहाँ पे अरावली का विस्तार नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। एक क्वेश्चन और बता दूंगा आपको कि जितने भी ग्रंथ है और उनके रचयिता कौन कौन है, इनको विशेष रूप से आपको देखना है। 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 नाम होंगे। अगर वो भी आपको याद नहीं हो रहे तो हमें बता सकते हो, हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करवा देंगे। बल्कि आपको ये 10-15 नाम है, ये तो विशेष रूप से आपको नाम याद करने ही है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं, आपको मारवाड़ परगना विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो सूर्यमल मिश्र है, मोहननाथ नैन्सी है, दयालाल दास है या दुर्सा आड़ा है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपके मोहननाथ नैन्सी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य प्रदेश में सम्मिलित था। तो जो आपका जो मत्स्य प्रदेश मत्स्य संघ, जो मत्स्य संघ था, जो फर्स्ट चरण था उसको मत्स्य संघ कहा गया था। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला था जो सम्मिलित किया गया था। तो डूंगरपुर किया गया था, इनमें से शाहपुरा किया गया था, धौलपुर किया गया था, जैसलमेर किया गया था। तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि जो धौलपुर था उसको मत्स्य संघ के अंतर्गत आपका इंक्लूड किया गया था। और ए, बी और सी के नाम से, ABCD के नाम से भी आपकी ये ट्रिक बनी हुई है। आपको पता ही होगा कि जो आपका अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली हो गया और जो आपका धौलपुर होता है, तो ऐसे ABCD के नाम से भी याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस राजस्थानी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा था। तो भीली बोली किसे कहा है, आपकी हाड़ौती बोली को कहा है, ढूंढाड़ी बोली को, वागड़ी बोली को या मालवी बोली को कहा है। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो वागड़ी बोली है उसे भीली बोली कहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भील जनजातियों द्वारा ज़्यादा बोली जाती है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, सीताबाड़ी का मेला लगता है। तो सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ पे लगता है, अलवर में लगता है, बारा में लगता है, डूंगरपुर में लगता है या सवाई माधोपुर के अंतर्गत लगता है। तो सीताबाड़ी का मेला है
वो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे लगता है? आपका 12 के अंतर्गत लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के लोक देवता हड़बू का जन्म कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, जयपुर में या नागौर के अंतर्गत हुआ था? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा जो हड़बू का जन्म हुआ था वो आपके नागौर के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मोकल जी का मंदिर है के नाम से प्रसिद्ध है, जो मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सा है? जो समिदेश्वर प्रसाद है, नगरी है, सतबीज देवरी है, फतेह प्रकाश महल है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। जो समिदेश्वर प्रसाद है वो मंदिर मोकल जी का मंदिर के नाम से प्रसाद यानी कि प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसों की खाल से मडगर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? जो ये लोक वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? नौबत है, अलगोजा है, बपंग है या मोरचंग है? तो ये तो आपको इसके अंतर्गत जैसे डिस्क्राइब किया गया है उससे पता चल रहा होगा कि वो कौन से होते हैं? आपके नौबत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विवाह निश्चित होने पर लड़के वाले की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? तो पहरावनी कहलाती है, बरी पल्ला कहलाती है, टीका कहलाती है, रीत कहलाती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो क्या कहलाती है? आपकी बरी पल्ला कहलाती है। और ये तो आपने काफी बार घर के अंतर्गत भी सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, बूंदी की चित्रशैली किस महाराजा के काल में चरम सीमा पर थी? तो जो आपके बूंदी के चित्रशैला थी, जो चित्रशैली थी वो किसके काल के अंतर्गत चरम सीमा पे थी? तो वो अजीत सिंह के काल में थी, किशन सिंह के काल में थी, उमेद सिंह के काल में या मालदेव के काल में थी? तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। जो उमेद सिंह था तब बूंदी चित्रकला शैली का आपका जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले जो ख्याल खेला गया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तुर्रा कलंगी, नौटंकी, रम्मत या स्वायंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें, सबसे पुराना खेल है या ख्याल है वो कौन सा है? आपका तुर्रा कलंगी है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तुर्रा कलंगी कहाँ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई का कारण प्रसिद्ध है। यानी कि जो दौसा जिले का वह स्थान बताना है, दौसा जिले का जो राजपूत और मराठों के बीच के अंतर्गत जो लड़ाई हुई थी उसके कारण वह जगह है जो प्रसिद्ध है। तो वो कौन सी जगह है? ददरेवा है, तुंगा है या तिलवाड़ा है या डावड़ा है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है? जो तुंगा है ये आपके राजपूतों और मराठों के बीच में हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, बिसल देव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ब्रजसेन सूरी हैं, विजयसेन सूरी है, श्रीधर व्यास है, नरपति नालह है। तो अगर बिसल देव रासो की अगर जब बात की जाएगी तो वो कौन सा हो जाता है? आपके नरपति नालह हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो अगर कम क्षेत्र के अंतर्गत आपको नर्सरी तैयार करनी है चावल की तो उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? डेपोक विधि है, सूक्ष्म क्यारी विधि है, गीली क्यारी विधि है या एसआरआई विधि है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो आपकी कम एरिया के लिए बनाते हैं अपन नर्सरी वगैरह तो वो डेपोक विधि से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुगर केन गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो संस्कृत भाषा से है, अंग्रेजी भाषा से है, ग्रीक से है या लैटिन से? तो शुगर केन का जो गन्ने में प्रयुक्त शुगर शब्द हुआ है तो ये तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो संस्कृत भाषा से ये शब्द लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, पूसा जाइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? तो जो पूसा जाइंट है वो किसकी महत्वपूर्ण किस्म है? रंजिका की है, ज्वार की है, जेई की है या बरसिम की है? तो जब पूसा जॉइंट की बात की जाएगी तो वो किसकी होती है? आपकी बरसिम की होती है। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बाकी बरसिम की 4-5 वेराइटियाँ हैं उनको आपको अच्छे से रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है
तो जैविक मृदा होती है उसके अंतर्गत जैविक पदार्थ पाया जाता है, तो वो कितना होता है 20% से ज़्यादा, 10 से 20%, 5 से 10% या 5% से कम पाया जाता है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जैविक मृदा होती है, ऑर्गेनिक सोइल होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा होती है वो 20% से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें जैविक खेती, तो जो आपकी जैविक खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उससे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और अब की बार भी 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इनको अच्छे से ऑर्गेनिक खेती को आप अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, है ना। 4 फरवरी को आपको यहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। चलिए बात करें अपन जैविक राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान है वो कहाँ है, दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, इंदौर में है या जबलपुर में है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जैविक खेती संस्थान है, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान है, वो आपका गाजियाबाद यूपी के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है आपका बी, यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूहे के नियंत्रण के लिए 1 किलो विष चूहा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो आपकी 20 ग्राम होती है, 40 ग्राम होती है, 125 ग्राम होती है या आपकी 200 ग्राम होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपके चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलो विष चूहा बनाते हैं तो उसके लिए जिंक फास्फाइड की आपकी 20 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो SPV 15 है, CSV 10 है, CSV 17 है या प्रताप ज्वार जो 1430 ये है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाती है, आपकी CSV 17 है, वह सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है। यह आपके सुपरवाइजर में 2013 में पूछ लिया गया है, इसके अलावा आपके जेट में भी 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहनी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन अपन पुराने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो अपन उसी की बात करेंगे, लेकिन अभी नए डेटा की बात करेंगे तो वो भी आप देख सकते हो कि अगर 11-12 के अनुसार दलहनी उत्पादन में राजस्थान का स्थान था तो चौथा था, द्वितीय था, तृतीय था या पांचवा था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो क्या होता है, आपका तृतीय स्थान होता है। लेकिन अगर अब बात करें फिलहाल प्रेजेंट में तो 2018-19 के अनुसार दलहनी उत्पादन के अंतर्गत जो राजस्थान का जो मध्य प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान आ जाता है कि फर्स्ट के ऊपर आपका मध्य प्रदेश आता है और सेकंड के ऊपर आपका कौन सा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 2011-12 के अनुसार नहीं, आपके 2018-19 के अनुसार, और 11-12 के अनुसार आपका कौन सा हो जाता है, तृतीय स्थान हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी आपको तो प्रेजेंट का पूछा जाएगा तो आपको प्रेजेंट की चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जैविक उर्वरकों के मान के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया की CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए। तो वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 1 × 10⁻³ CFU प्रति ग्राम होनी चाहिए या 1 × 10⁵ CFU प्रति ग्राम होनी चाहिए, 1 × 10⁷ CFU प्रति ग्राम होनी चाहिए, 1 × 10⁹ CFU प्रति ग्राम होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पहले भी सोल्व किया होगा कि 1 × 10⁷ जो CFU ये प्रति ग्राम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नासी जीवों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान से में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पता होगा नासी जीवों के द्वारा जो सकल फसल को नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा किसको होता है, किससे होता है, कीटों से होता है, पादपों से होता है या फिर आप खरपतवारों से होता है या अन्य से होता है। तो आपको पता होगा कि जो डिजीज़ वगैरह है उससे भी इतना नहीं होता, कीटों से भी कम होता है, लेकिन खरपतवारों से सर्वाधिक नुकसान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, चने का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, पूर्वी एशिया है, पूर्वी मेडिटेरियन है, आपका दक्षिणी अफ्रीका है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया है वो आपका चने का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और अगर राइस की अपन बात करेंगे तो राइस का कौन सा हो जाएगा, आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्र होता है। तो सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्र होता है वो कितना होता है, आपका 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर होता है, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर होता है, या 1,000 से 10,000 होता है, या 100 से 1,000 हेक्टेयर
होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। तो माइक्रो जल ग्रहण होता है वो 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम है। तो मृदा के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीवों की संख्या होती है तो क्या सर्वाधिक फफूंदी होती है, फिर बैक्टीरिया की, फिर एक्टिनोमाइसीटीज की, या फिर अन्य की होती है। दूसरा ऑप्शन की अपन बात करेंगे सर्वाधिक फफूंदी होती है, फिर एक्टिनोमाइसीटीज की, या बैक्टीरिया की, फिर अन्य की। या बात करें बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज या फफूंदी या अन्य, या एक्टिनोमाइसीटीज, फफूंदी व बैक्टीरिया व अन्य। तो अपन बात करेंगे संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर जब बात की जाएगी तो सर्वाधिक आपके क्या होते हैं, पहले बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर ऑप्शन के अपन फर्स्ट की बात करें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सर्वाधिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अपने को कंप्लीट देखना है कि सर्वाधिक बैक्टीरिया होते हैं, फिर संख्या के आधार पर एक्टिनोमाइसीटीज होती है, फिर फफूंदी या फंगस होती है, फिर बाकी अदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये क्वेश्चन अपन पहले भी सोल्व कर चुके हैं टेस्ट पेपरों में, और जो कोई फर्स्ट बार अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो अपने पिछले टेस्ट सीरीज के पेपर भी देखे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करेंगे परीक्षण के लिए मृदा के नमूने के लिए मृदा के कणाकार का होना आवश्यक है। तो वो 2 mm से कम होना चाहिए, 0.02 mm से कम होना चाहिए, या 0.2 mm से कम होना चाहिए, 2 mm से 4 mm होना चाहिए। तो अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो आपके कौन सा होना चाहिए, 2 mm से कम होने चाहिए। अगर मृदा परीक्षण के लिए नमूना ले रहे हो तो मृदा का कणाकार है वो 2 mm से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो कहाँ पर है, सोलापुर में है, कलाहांडी में है, हैदराबाद में है, या फिर आपका बारामती में है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो आपको पता ही होगा कि जो केंद्रीय बारानी जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो आपका हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, कपास में जो बोलवर्म होती है, पिंक बोलवर्म वगैरह या बोलवर्म वगैरह होती है, उसके लिए अपन फेरोमोन जो प्रपंच लगाते हैं उसके बीज अंकुरण के कितने दिन बाद में प्रयोग करना चाहिए। तो अपन जो फेरोमोन वगैरह लगाते हैं जो इंसेक्ट ट्रैप करने के लिए, तो उसको कितने दिन बाद में लगाना चाहिए, 75 दिन बाद, 21 दिन बाद, 55 दिन बाद, या 90 दिन बाद में लगाना चाहिए। इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके जो बीज के अंकुरण के 21 दिन बाद में, लगभग 21 दिन बाद में आपको फेरोमोन पर पंच लगाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछ लिया गया है ना, 2 बार पूछ लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है। तो 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है, 1 से 2 किलो, 20 से 40 किलो, 10 से 12 किलो, या 6 से 8 किलो। तो अपन इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कितना होता है, आपके सोयाबीन से 1 किलो सोयाबीन से आपके जो सोया दूध तैयार किया जाता है वो आपका 6 से 8 किलो तैयार किया जाता है। और इसके अलावा पूछ लिया जाए आपको कि 1 किलो सोया दूध से कितना पनीर तैयार किया जा सकता है। तो 1 किलो आपके 1 kg सोया दूध से जो पनीर तैयार किया जाता है वो आपका 200 ग्राम किया जाता है, 200 ग्राम तैयार हो जाता है। 1 किलो सोया दूध से आपका पनीर तैयार होगा वो आपका 200 ग्राम हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। अगर 11-12 के अनुसार जब बात की जाए तो उसके अनुसार कौन सा है, और फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फिफ्थ है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका 11-12 के अनुसार था वो कौन सा था, आपका द्वितीय स्थान था। और अभी प्रेजेंट के अंतर्गत भी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बाद में आपका द्वितीय स्थान ही आता है। तो आपको आई होप ये पता ही होगा कि अभी भी 2018 के अनुसार 2018-19 के अनुसार जो तिलहन उत्पादन का रिकॉर्ड आया था उसके अनुसार राजस्थान का फिर भी आपका कौन सा था, द्वितीय स्थान ही था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये 11-12 के अनुसार भी अपना सेकंड रैंक थी और 18-19 के अनुसार भी आपकी सेकंड रैंक हो जाती है। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौधे वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा के अधिकतम वाष्पोत्सर्जन यानी कि पीईटी के अलावा मुख्य कारक कौन सा है। तो वनस्पति है, तापमान है, मृदा गहराई है, या मृदा में नमी भंडारण क्षमता है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि इसके अंतर्गत कि मृदा के अंतर्गत पहले से कितना जो आपका मॉइस्चर है वो कितना स्टोर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है।
अपन नेक्स्ट बात करें उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अपन जो आज का पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं वो कृषि प्रवेशक का जो 2013 का पेपर है उससे सॉल्व कर रहे हैं। ये 2015 के अंतर्गत आपका पेपर है। तो क्या हुआ था, कंडक्ट करवाया गया था। 2013 की वैकेंसी थी 15 में, 2015 के अंतर्गत मार्च के माह के अंतर्गत आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसका अपन क्या कर रहे हैं, पेपर सोल्व कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपन डेली के डेली ऐसे ही प्रीवियस पेपर देखेंगे। उसके अंतर्गत आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको 50% के लगभग जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। वो आता है कि मृदा की कोशिका जल किस वायुदाब पर रहता है। कोशिका नहीं, ये केशिका जल है ना, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, जो केशिका जल। तो अपन बात करेंगे कि मृदा में केशिका जल किस वायुदाब पर होता है। तो केशिका जल होता है वो 0.33 से 1 एटमॉस्फेयर पर होता है, जिसे कि एटीएम भी बोला जाता है ना। या फिर 1 से 10 एटमॉस्फेयर पर होता है, 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर पर होता है, 15 से 31 एटमॉस्फेयर पर होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो केशिकीय जल होता है वो आपका 0.33 से लेकर 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, इसके अलावा काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, केशिका जल होता है वो आपका 0.33 से लेकर आपका 31 एटीएम तक होता है। लेकिन इसके अंतर्गत भी दो कैटेगरी बांटी जाती है, एक तो होता है अवेलेबल वाटर और एक होता है अनअवेलेबल वाटर। तो 0.33 से 15 एटीएम तक होता है वो आपका अवेलेबल वाटर होता है, और 15 से 31 एटीएम तक होता है वो आपका अनअवेलेबल वाटर होता है। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी या आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आम का बीज रहित किस्म कहलाती है। तो जो आपकी आपकी आम की बीज रहित किस्म है वो कौन सी है, नीलम है, हाफूस है, मल्लिका है या सिंधु है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो बीज रहित किस्म है या सीडलेस वैरायटी है वो कौन सी आती है, आपकी सिंधु हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। और इसके क्रॉस की बात की जाए तो RAS, तो ये RAS से मिलकर बनी है, मतलब कि रत्ना और अल्फांसो से मिलकर कौन सी बनी है, आपकी सिंधु बनी है। तो इसका क्रॉस का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, अपन ने पहले भी अपन सोल्व कर चुके हैं। तो विदाउट किसी टाइम वेस्ट के मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो आपका नींबू के अंतर्गत सिट्रस कैंकर का कारण है वो कौन सा होता है, आपका जेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आपको पता ही चल रहा होगा फ्रेंड्स कि कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। और इसके अलावा बात करूँ कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, टाइम कम है, तो वो वीडियो जरूर देखें। चाहे आप 2x पे करके आप 10 मिनट के अंतर्गत देखोगे तो 100 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे मिनटों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है। तो पपीता का है, बेर का है, फालसा का है या आपके खजूर का होता है। तो अपन बात करेंगे फ्रूट फ्लाई की या फल मक्खी की, तो वो किसका होता है, आपका बेर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनार के फरवरी मार्च में पुष्पन को क्या कहते हैं। तो मृगबहार कहते हैं, हस्तबहार कहते हैं, अम्बेबहार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब अगर फरवरी मार्च की बात की जाए तो उसके अंतर्गत कौन सी बहार आती है। तो अपन राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो कौन सी आती है, आपकी जो अम्बे बहार होती है वो आपकी फरवरी मार्च के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ हुआ। तो 2005-6 के अंतर्गत, 6-7 के अंतर्गत, 7-8 के अंतर्गत, या फिर 2008-9 के अंतर्गत या 9-10 के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर की अपन बात करेंगे 2005-6 के अंतर्गत जो आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैंडी में शर्करा की मात्रा होती है। तो कैंडी के अंतर्गत शर्करा की मात्रा होती है वो 60% होती है, 65% होती है, 70% होती है, ये आपकी 75% होती है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाएगी कि कैंडी के अंतर्गत शर्करा होती है वो आपकी 75% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि हिसार ललित किस्म है वो किसकी है, टमाटर की है, मिर्च की है, बैंगन की है या खीरे की है। तो इसकी राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो वो हिसार ललित किस्म है वो आपकी टमाटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है।
तो जो राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो डिंडोल में है, उदयपुर में है, कोटा में है या झालावाड़ के अंतर्गत है। तो आपको सभी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी बात करेंगे, अनार का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आपका डिंडोल जयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाजर की एशियाई किस्मों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो यह अधिक होता है, वो क्या होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, क्यूरेसिटिन पिगमेंट होता है, लाइकोपिन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो एशियाई किस्म की गाजर होती है उनके अंतर्गत जो सर्वाधिक पाया जाता है वो आपका एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूसा यम दागिनी किस्म किसकी है। ये काफ़ी बार पूछी गई किस्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। तो ये मूली की है, गाजर की है, सलजम की है या टमाटर की है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये गाजर की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, विलय में कुल TSS यानी कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है वो उसकी मात्रा कितनी होती है। तो 60%, 65%, 75% या 65% होती है। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो वो कितनी होती है, आपकी 65% होती है। विलय के अंतर्गत आपकी कितनी होती है, 65% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण क्या है। तो जो लौकी के अंतर्गत जो मेल फ्लावर हैं वो अधिक आते हैं, वो किस कारण आते हैं, उच्च तापमान व अधिक नाइट्रोजन के कारण, निम्न तापमान व अधिक नाइट्रोजन के कारण, उच्च तापमान व अधिक फास्फोरस के कारण, या उच्च तापमान व अधिक पोटास के कारण आते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाएगी तो आपको पता ही होगा कि जो उच्च तापमान होता है और अधिक नाइट्रोजन होती है तो लौकी के अंतर्गत जो नर फूल है या मेल फ्लावर है वो अधिक उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो जो सबसे उपयुक्त रसायन माना जाता है पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए तो वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है, हाइड्रोलिक अम्ल माना जाता है, फॉर्मल्डिहाइड माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो पौधशाला के शोधन के लिए जो सबसे अच्छा रसायन माना जाता है फॉर्मल्डिहाइड लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, इनमें से विजातीय चुनिए कि यानी कि 3 वेराइटी हैं वो ये सेम है और एक वेराइटी क्या है आपकी इसमें से अलग है। तो केसर, फजली, दशहरी या हलावी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो विजाती है वो अलग है वो कौन सी है। तो अपन बात करेंगे जो हलावी है वो आपकी अलग वेराइटियाँ हो जाती है, दशहरी, केसर, फजली है ये आपकी अलग वेराइटियाँ हो जाती है जो कि आपकी आम की वेराइटी होती है। और अब आप लोगों को बताना है कि जो हलावी है ये किसकी वैरायटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आम की किस किस्म में उत्तकक्षय विकृति अधिक पाई जाती है। तो जो उत्तकक्षय विकृति है वो आपकी दशहरी किस्म में पाई जाती है, अल्फांसो में पाई जाती है, केसर में पाई जाती है, आम्रपाली के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपकी अल्फांसो होती है उसके अंतर्गत उत्तकक्षय की विकृति सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, फल वृक्षों में लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो कितने लगाए जा सकते हैं, 5%, 10%, 15% या 20% लगाए जा सकते हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कितने लगाए जा सकते हैं, आपके 15% अधिक लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, खजूर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है। तो हलावी है, मेडजूल है, जाहिदी है या समरान है। तो इसकी जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किसकी हो जाएगी, आपकी खजूर की देरी से पकने वाली किस्म मेडजूल की होती है। तो मेडजूल होती है वो आपकी देरी से पकने वाली किस्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर इसके अलावा ये अगर बात करेंगे कि जो आपकी हलावी है, ये हलावी वैरायटी भी किसकी है, आपकी खजूर की है। और अपन ने पहले क्वेश्चन अगर आपने 49 का क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें हलावी किस्म अलग दे रखी थी। तो जो मैंने पूछा था कि हलावी किस्म काय की है या किसकी है, तो वो आपकी किसकी हो जाती है, खजूर की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण आती है। तो आपके जो कॉलीफ्लावर होता है उसके अंतर्गत जो भूरी गलन व्याधि होती है वो किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, बोरोन की कमी या सल्फर की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर की अपन जब बात करेंगे तो वो आपका क्या होता है, बोरोन की कमी के कारण जो भूरी गलन व्याधि है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करनाल में है, रेवाड़ी में है, गुड़गांव में है या हिसार के अंतर्गत स्थित है? तो आई होप ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी को पता ही होगा कि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय है वो गुड़गांव के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, राजस्थान में सोनामुखी जिसे सनाई कहते हैं उसकी खेती प्रमुख क्षेत्र है, तो मुख्यतः कहाँ पे की जाती है? जोधपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, टोंक के अंतर्गत की जाती है। तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे तो जोधपुर क्या होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सनाई की मुख्यतः खेती की जाती है वो जोधपुर में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, बकरे के मांस को कहते हैं? तो बकरे के मांस को बीफ कहा जाता है, चेवन कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है या मटन कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा कि जो बकरे का मांस होता है उसे अपन क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपका बीफ होता है ना, जो बीफ होता है वो किसका होता है? आपका गाय का मीट होता है। अगर पोर्क की बात की जाए तो वो किसका होता है? आपका सुअर का मीट होता है। सुअर का मीट होता है। अगर मटन की बात की जाए तो ये आपके भेड़ का मीट होता है। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को आपका मटन कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, बीफ किसे कहते हैं? आपके जो गाय का मांस होता है उसे बीफ कहते हैं, और बफन की बात की जाए तो वो आपका भैंस का मांस होता है। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और जो मुर्गी का मांस होता है तो मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? आपके चिकन कहा जाता है। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैटूइंग है। तो टैटूइंग क्या है? एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का है, एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का है, एक बीमारी का नाम है या एक पक्षी का नाम है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो टैटूइंग है वो क्या है? आपको पशुओं को पहचान करने का एक तरीका होता है। तो और बात करेंगे जो टैटूइंग वगैरह की जाती है तो वो कौन से पशुओं में की जाती है? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है, और बाकी मैं इसका पिन कर दूंगा जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है? यानी कि ड्यूअल पर्पस जो काऊ की ब्रीड है वो कौन सी है? तो गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है या नागौरी है? तो अपन बात करेंगे कि जो ड्यूअल पर्पस ब्रीड है तो वो कौन सी होती है आपकी इनके अंतर्गत? तो वो होती है आपकी थारपारकर। यह क्या होती है? आपकी ड्यूअल पर्पस मानी जाती है। इसके अलावा जो हरियाणवी है वो भी आपकी अच्छी ड्यूअल पर्पस भैंस की सॉरी गाय की नस्ल मानी जाती है। और जो साहिवाल और गिर है तो ये दोनों कौन सी हो जाती है? आपकी दूध वाली हो जाती है, मिल्क ब्रीड हो जाती है ना। और ये आपकी नागौरी क्या हो जाती है? आपकी भारवाही नस्ल हो जाती है। और ये दोनों दूध देने वाली यानी दूधी डेयरी नस्ल हो जाती है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो आपको पता ही होगा कि जो भैंस की सूरती नस्ल है उसका मूल स्थान राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है या महाराष्ट्र है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाता है? आपके गुजरात का उत्पत्ति स्थान माना जाता है आपकी सूरती नस्ल का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है आपका? तो चेचक नहीं है, अतिसार नहीं है, रानीखेत नहीं है, ये निमोनिया नहीं है। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें राइट आंसर की, जो आपकी यूनिवर्सिटी सॉरी RSSB बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत जो राइट आंसर माना गया था वो कौन सा माना गया था? निमोनिया माना गया था। लेकिन अगर बात करें अपन जो डायरिया या अतिसार होता है वो आपका प्रोटोजोआ जनित होता है, और निमोनिया सामान्यतः बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हुआ था? राइट माना गया था। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि रानीखेत रोग संबंधित है। तो रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है? भेड़ बकरी से, कुक्कुट से, गाय व भैंस से या सुअर व घोड़े से? तो ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार रिपीट हो गया, आपने पहले भी देखा होगा कि अपन पहले भी ये सोल्व कर चुके हैं। तो जो रानीखेत होते हैं उसे अपन न्यू कैसल भी कहते हैं, और ये आपके कुक्कुट से संबंधित है यानी कि मुर्गी पालन से संबंधित है, यानी कि मुर्गियों में होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, कर्मीहर दवाओं के रूप में निम्न में से दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसमें पूछा गया है कि प्रयोग किसका नहीं किया जाता कर्मीहारक दवाओं के रूप में? तो जो आपका पाइपराइजिन होता है उसका नहीं किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका नहीं किया जाता है, या बेंडाजोल होता है उसका नहीं किया जाता है, या आपका फेनबेंडाजोल होता है उसका नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको कर्मीहारक दवाओं के रूप में यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बात करेंगे कि सवाई चाल, आपको ये बताना है कि सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जो सवाई चाल है और तेज दौड़ने वाले बैल हैं वो कौन से होते हैं। तो गिर की नस्ल के होते हैं, नागौरी नस्ल के होते हैं, साहिवाल के होते हैं, जर्सी के होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं वो आपके नागौरी नस्ल के होते हैं। और सवाई चाल के लिए है वो आपकी कांकरेज नस्ल होती है, वो प्रसिद्ध है। कांकरेज नस्ल है और आपकी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय कौन सा है। शुरू के 6 घंटे तक, मध्य के 12 से 18 घंटे तक, शुरू के 4 घंटे तक, अंतिम अवस्था के जो 24 घंटे तक कर सकते हैं। तो उसका उत्तम समय की जब बात की जाती है तो वो आपका क्या होता है कि मध्य का जो 12 से 18 घंटे का होता है उसके अंतर्गत गर्भ धारण करवाने का उत्तम समय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए। तो नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, ग्लूकोज का घोल पिलाना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि जो नवजात बछड़ा होता है उसे कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, मतलब कि खीस पिलाना चाहिए। कोलेस्ट्रम को हिंदी में क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय भेड़ बकरी में इंसाइजरदार कृंतक होते हैं। तो केवल ऊपरी वाले जबड़े में होते हैं, केवल निचले वाले जबड़े में होते हैं, या दोनों जबड़ों के अंतर्गत होते हैं, या इसके अलावा बात करें कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके चारों ऑप्शन में बता देता हूँ। सी के अंतर्गत आपका कौन सा, दोनों ऊपर व नीचे वाले जबड़े में होंगे, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो इंसाइजर दांत होते हैं वो केवल आपके निचले जबड़े के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो आपके इंसाइजर दांत होते हैं वो केवल निचले जबड़ों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। तो गाय के दूध के अंतर्गत जो वसा प्रतिशत होती है वो 1 से 3 होती है, 4 से 5 होती है, 7 से 10 होती है, या 8 से 11% होती है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो 4 से 5% होती है। इसके अलावा बात करेंगे कि गाय की कौन सी नस्ल के अंतर्गत सर्वाधिक वसा होती है। तो आपको पता होगा कि जो जर्सी है उसके अंतर्गत सर्वाधिक वसा पाई जाती है, और वो कितनी पाई जाती है, 5.5% पाई जाती है। यह आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि मेरिनो विदेशी नस्ल के भेड़ किस देश की है। तो जो मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ है वो किस देश की है, आपकी अमेरिका की है, स्पेन की है, न्यूजीलैंड की है, या इंग्लैंड की है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये कहाँ की है, आपकी स्पेन की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं। तो जो हमारे देश के अंतर्गत पशु हैं वो सामान्यतः किन कारणों की वजह से मरते हैं। तो असंतुलित या अल्प आहार की वजह से, दवा व चिकित्सा के अभाव में, परजीवियों के प्रकोप से, या आपके उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके सामने राइट आंसर की कौन सा हो जाएगा, जो आपके सभी हैं, यानी कि असंतुलित और अल्पाहार के कारण भी आपके पशु प्राय मरते हुए दिखाई देते हैं। दवा चिकित्सा का भी आपके अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो परजीवियों का प्रकोप होता है वो भी सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, ट्रोकर कैन्युला किस रोग से संबंधित है। तो आप देख ही सकते हो ट्रोकर कैन्युला है वो जहरबादी से, गलघोटू से, या जॉनसन बीमारी से, या टिम्पनटाइटिस जिसे कि आपरा या ब्लोटिंग कहा जाता है उससे संबंधित है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका टिम्पेनाइटिस होता है या आफरा होता है, ब्लोटिंग होता है, जिससे संबंधित होता है कि जो आफरा वगैरह आ जाता है पशुओं के अंतर्गत, तो ट्रोकर कैनोला नामक यंत्र के द्वारा जो वो आफरा होता है उसे रिलीज किया जाता है या उसे निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी डी होता है वो आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो तो कि टिम्पेनाइटिस होता है या आफरा होता है या ब्लोटिंग होता है वो कौन सा रोग है। तो जीवाणु जनित हो जाता है, विषाणु जनित हो जाता है, हार्मोन जनित हो जाता है, या आहार जनित हो जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे ये कौन सा रोग होता है, आपका आहार जनित एक रोग होता है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक हरा चारा खाने से या फिर जो रिंजगा वगैरह है इनको ज़्यादा खाने से आहार की प्रॉब्लम टिम्पनटाइटिस जो है कि आफरा की समस्या देखने को मिलती है। और जो आफरा निकालने के लिए यंत्र काम में लिया जाता है वो कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, वो आपका ट्रोकर कैनुला यूज किया जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कुकुट फॉक्स या फाउल पॉक्स है वो किस से होता है? तो आपका फफूंद से होता है, विषाणु से होता है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो फाउल पॉक्स होता है वो आपका वायरस से होता है या विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, काफ़ी बार पूछा गया करेक्टर है कि जो जलेबी के नुमा अगर घूमे हुए सींग होते हैं तो वो किसके होते हैं? वो आपके मुर्रा के होते हैं। और इसको जेट ब्लैक भी बोला जाता है कि जेट ब्लैक कलर होता है वो किसका होता है? आपका मुर्रा का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, पशुओं को आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। तो जो पशुओं के आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए अपन कृमिनाशक दवा पिलाते हैं वो वर्ष के अंतर्गत एक बार पिलाते हैं या प्रत्येक माह पिलाते हैं, वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए या 2 वर्ष में 1 बार पिलानी चाहिए? तो आपको पता ही होगा कि जो आपके आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए जो कृमिनाशक दवा पिलाई जाती है पशुओं को, वो वर्ष में 2 बार पिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है? तो पूर्ण हस्त है, अंगूठा है, चुटकी है या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही के अंतर्गत एमपीयूटी के द्वारा जो उदयपुर के द्वारा एग्जाम हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वो कौन सी होती है? आपकी पूर्ण हस्त विधि हो जाती है। उसके अंतर्गत फिस्टिंग का नाम दिया गया था, है ना? फिस्टिंग के नाम से आया था। तो जो पूर्ण हस्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ण हस्त को ही अपन फिस्टिंग कहते हैं। फिस्टिंग मेथड होता है वो पूर्ण हस्त को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, यहाँ पे अब हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हिंदी के अंतर्गत कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके RSSMB बोर्ड में? सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सत्य प्लस आग्रह होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा या सत्य प्लस आग्रह होगा? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है? सत्य प्लस आग्रह, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ये संस्कार वाला शब्द अपन ने 2-3 टेस्ट पेपर देखे होंगे, उनमें भी आपको देखने को मिलेगा और देखा होगा आपने पहले वाले में भी देखा होगा, क्योंकि ये संस्कार शब्द है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत जो RSSMB बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंतर्गत हिंदी सिलेबस दिया गया है। उनमें कई मैंने प्रीवियस पेपर भी देखे थे, तो उनमें से भी पता चला कि ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बार इसके उपसर्ग पूछ लिए जाते हैं। तो संस्कार के अंतर्गत सम होता है, सम जो हलंत वाला सम होता है, सन होता है, सन होता है। तो इसके उपसर्ग की अपन राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो संस्कार शब्द के अंतर्गत जो आपका उपसर्ग होता है वो आपका कौन सा हो जाता है? सम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। लेकिन सम के अंतर्गत भी हलंत वाला होना चाहिए, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? तो द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है वो आपका किस में हुआ है? नवयुवक में हुआ है, चंद्रोदय में हुआ है, चतुर्भुज में हुआ है, धनुर्बाण के अंतर्गत हुआ है। तो अगर द्वंद्व समास की अगर बात की जाए तो वो आपका हुआ है द्वंद्व, जो धनुर और बाण होता है उसके अंतर्गत द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निर्झर और निर्झर शब्द का सही अर्थ क्रम होगा। तो इस निर्झर का झरना होता है, निर्झर का मतलब वृद्ध होता है, या आपका निर्झर का मतलब युवा होता है और निर्झर का मतलब देवता होता है, या निर्झर का अर्थ जो आपका देवता होता है और निर्झर का अर्थ क्या होता है? झरना होता है। ये इस निर्झर का अर्थ देवता होता है और इस निर्झर का अर्थ देवता या वृद्ध होता है। तो आपको चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको इसके राइट आंसर बताना है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो जय आता है ना, तो निर्जर, है ना, तो जर आ रहा है उसके अंतर्गत क्या होगा? आपके देवता होता है। तो जो इसमें जय आता है तो वो निर्जर क्या होता है? देवता होता है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि झरना, झरने के अंतर्गत कौन सा जय आता है? ये निर्झर आता है। तो जय से जय याद करोगे तो याद हो जाएगा आपको कि इस निर्जर से झरना होगा और इस निर्जर से क्या होगा? देवता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौरव का विलोम क्या होगा? तो लघु होगा, लघिमा होगा, लाघव होगा या लघुतु होगा? इस चीज़ का आपको पता ही होगा कि गौरव का विलोम शब्द होता है वो लाघव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह दंड पाने योग्य है, उसका बहुत भारी नुकसान हुआ है,
या शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, या कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसके राइट आंसर की जो अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है जो आपको वह दंड पाने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोमिसाइल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्न में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो डोमिसाइल के लिए प्रवास युक्त होता है, अधिवास होता है, प्रतिवास होता है, या प्रयास होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, आपका अधिवास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वो आता है खटाई में पड़ जाना। तो वाक्य का सार्थक प्रयोग हुआ है। तो जो अपन ये बोलते हैं कि खटाई में पड़ जाना, तो इसका सार्थक प्रयोग किस में हुआ है, बेटी तो ब्याधी अब क्या खटाई में पढ़कर बैठे रहेंगे, ये क्या सही उपयोग किया गया है। इसके अलावा बात करें, उसने घर क्या बसाया लगता है खटाई में पड़ गया, ये उपयुक्त शब्द में सही प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बात करें कि बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसने मुंह मुकर कर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया, क्या यह शब्द में सही यूज हुआ है। या बात करेंगे दोनों में सुलह हो गई, चलो किस्सा खटाई में पड़ ही गया। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो आपके पास में कौन सा आता है कि बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसने मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, न्यून शब्द में सही संधि शब्द रूप है। तो न्यून शब्द में है ना, तो नी प्लस ऊन से मिलकर जो सही शब्द बना है वो कौन सा बना है। तो न्यून बना है, न्यून बना है, न्यून बना है, नयन बना है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा बनता है आपका, जो आधा न वाला होता है, फिर यह, फिर ऊ की मात्रा, फिर न, यानी कि जो बड़ा ऊ वाली मात्रा होती है और आधा न आता है, ये आपका न्यून सही शब्द बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और इसके अंतर्गत जो यण संधि है वो हो जाती है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुरु शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव बन जाता है। तो कुरु में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो कुरु के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय लगाएंगे जिससे कौरव बन जाएगा। तो ए प्रत्यय लगाएंगे, औ लगाएंगे, आव लगाएंगे, या रऊ लगाएंगे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, अ प्रत्यय लगाने, यानी कुरु के अंतर्गत अ प्रत्यय लगाएंगे तो वो कौन सा बन जाता है, कौरव बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीताम्बर सूख रहे हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित पद किस समास का उदाहरण है। तो पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का है, तत्पुरुष का है, द्वंद्व समास का है, कर्मधारय समास का होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो पीताम्बर है वो आपका कौन सा समास है, तो वो कौन सा हो जाता है, आपका कर्मधारय समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, खेचर शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो जो खेचर होता है वो किसका पर्यायवाची है, तो नीरज होता है खेचर का, खग होता है, पावन होता है, या मनुष्य होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, खग, यानी कि जो आपका खग होता है वो खेचर का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्न में से विकल्प में से सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं डायरेक्टली इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि किस क्रम के अंतर्गत आपके इसके अंतर्गत शुद्ध शब्द दिए गए हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, जो उज्ज्वल और गणतंत्र और रिजु और वाल्मीकि है, ये शब्द आपके शुद्ध दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द चुनिए। यानी उपकार के प्रति अपन उपकार करते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, तो परोपकार कहेंगे, उपकारोपकार कहेंगे, निराकार कहेंगे, या प्रत्युपकार कहेंगे। तो इसके राइट आंसर की अपन जब बात की जाएगी तो वो कौन सा होगा, प्रत्युपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि जो उपकार के प्रति उपकार करता है उसे प्रत्युपकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तो मुहावरे का सही प्रयोग किस में हुआ है, तुमने तो कवि की प्रशंसा में नाव बांध दी, ये सही है। मेरा यह यहाँ रहना तुम्हें पेट में चूहे कूदना लगता है क्या, ये सही वाक्य प्रयोग किया गया है। या मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, या मुहावरे का यहाँ पे सही प्रयोग किया गया है। यह वह आंखें
बिछाकर उससे लड़ने लगा। तो यहाँ वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग किया गया है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि जो मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, ये ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पे जो लवणीय झील वगैरह होती है तो उसको स्थानीय भाषा के अंतर्गत जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, आपका डांड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोक कलाकार लच्छी राम का संबंध किससे है। तो वो तुर्रा कलंगी से है, जयपुरी ख्याल से, कुचामनी ख्याल से या रम्मत से है। तो ये क्वेश्चन अपन पहले भी सोल्व कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि जो लोक कलाकार लच्छी राम है वो आपके कुचामनी ख्याल से सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र कौन सा था। तो वो कौन सा था, राजस्थान समाचार था, राजस्थान केसरी था, राजस्थान टाइम्स था या देश हितैषी था। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो वो कौन सा था, आपका राजस्थान केसरी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, वह भूमि जिसमें कुएं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों से माध्यम से सिंचाई संभव होती है वह कहलाती है। तो गरुहाल भूमि कहलाती है, चाही भूमि कहलाती है, कंकड़ भूमि कहलाती है, कनकुती भूमि कहलाती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कहलाती है आपकी चाही भूमि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। चैत्र में, वैशाख में, कार्तिक को या फाल्गुन के माह में मनाया जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो गणगौर है वो चैत्र के अंतर्गत मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खिमेल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो खिमेल माता का मंदिर है वो अलवर में स्थित है, भरतपुर में, सिरोही में या उदयपुर में स्थित है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो वो कहाँ पे आपका सिरोही के अंतर्गत खिमेल माता का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है। तो एरिन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग या धनवनिया दुर्ग। तो आपको पता ही होगा कि जो चारों ओर से खाई से घिरा हुआ जो दुर्ग कहलाता है वो आपका कौन सा हो जाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण विशेष है। तो फोलरी है, बटन है, पछेली है या तोड़ो है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पचेली एक हाथ का आभूषण विशेष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीजा और माला नामक उपजातियाँ किस जनजाति से है। तो आपकी ये मीणा जनजाति से है, भील से है, सहरिया से है, सांसी से है। तो आपको पता ही होगा कि जो बीजा और माला है वो आपकी सांसी जनजाति से उप जनजातियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। तो जालिम सिंह की हवेली है वो झालरापाटन में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है या बीकानेर में है। तो जब इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो वो कहाँ है, जालिम सिंह की जो हवेली है वो आपकी झालरापाटन में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। कल फिर इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक और टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा आपका, है ना। 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। आपको 3 फरवरी तक आपको वीडियो के सही वीडियो मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपके 4-5 दिन के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके अलावा फिर वापस मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, जो आपको सुबह 10 या 11 बजे के बीच के अंतर्गत मिलना स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 दिन के अंतर्गत। तो 8 से 10 दिन लगेंगे राजस्थान जीके कवर करने में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आने में। तो 8-10 दिन के अंतर्गत आपका राजस्थान जीके भी कंप्लीट होने वाला है। और अगर ज़्यादा हुई तो अगर टाइम रहा तो अपन बात करेंगे कि हिंदी के भी क्वेश्चन जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उनके भी अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।